नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास पर। ठीक है। और आज अपन बेटा पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल और उसका नाम है गेहूँ। मैंने आपको बहुत सारी फसलें डिटेल से बताई हैं। आज हम लोग मध्य प्रदेश कृषि के साथ साथ भारत की कृषि और भारत की कृषि के साथ साथ हम लोग विश्व की कृषि को कवर करेंगे। ठीक है। और बहुत कुछ हम लोग आज एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम लोग लगातार 8-10 फसल पढ़ेंगे और 8-10 फसल पढ़ने में आपको 8-10 कक्षाएं मिलेंगी। ठीक है। तो इन 8-10 कक्षाओं का भरपूर लाभ लेने के लिए आप लोग निरंतर पढ़ते रहें। ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी बेटा, तो वो है कौन सी बेटा, बताइए जरा कौन सी है। ठीक, समझ गए है ना, गेहूँ। कौन सी है? गेहूँ है। ठीक है। चलो अब हम लोग ये हेडिंग लिखते हैं पहले गेहूं के बारे में। ठीक है बेटा, ये गेहूं हो गया। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, आपको लीड और पेन लेके बैठना है मेरे साथ साथ और आपको लिखना है। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं उत्पादन की, है ना। गेहूं का आपसे क्या पूछा जाएगा? उत्पादन पूछा जाएगा, है ना। उत्पादन में आपको पहला लेवल विश्व लेवल पे लिखना है ना। पहला लेवल विश्व लेवल का, इसके बाद दूसरा लेवल भारत में उत्पादन कहाँ होता है, और तीसरा लेवल आपसे क्या पूछा जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है बेटा। तो 3 लेवल पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग विश्व की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? चीन लिखना है बेटा। यहाँ क्या लिखना है? भारत में उत्तर प्रदेश। ठीक है। लेकिन यहाँ नोट बना के आप क्या लिखेंगे? यहाँ नोट बना के लिखेंगे, अगर आपसे प्रति हेक्टेयर करके पूछा जाता है, प्रति क्या पूछा जाता है? हेक्टेयर करके पूछा जाता है, तो फिर आपको बेटा यहाँ क्या लिखना है? प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाता है तो फिर पंजाब आएगा। क्या आएगा? पंजाब। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या आएगा? पंजाब। और ऑल ओवर क्या आएगा? मतलब ये बीघा के हिसाब से देखा जाए कि एक बीघा में ज़्यादा उत्पादन कौन लेता है, तो बीघा के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन कौन लेता है? पंजाब लेता है। ये हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा उत्पादन कौन लेता है? पंजाब लेता है। लेकिन बेटा इसके पास ज़मीन कम है, इसके पास ज़मीन ज़्यादा है। अगर ये एक एक बीघा में 1-1 किलो भी पैदा करेगा, ठीक है, तो खूब सारा अनाज पैदा कर लेता है। कौन? उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको सबको पता है गेहूं के लिए पॉपुलर स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? होशंगाबाद। ठीक है। और अगर आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, सरबती पूछे, ये जो सरबती गेहूं है ना बेटा, ये बहुत ही नामी गेहूं है और इससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रेड वगैरह बनते हैं। तो सरबती अगर पूछे ना बेटा तो आपको लिखना सीहोर। सरबती गेहूं के लिए कौन सा प्रोग्राम आएगा? सीहोर आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पर आपको लिखना है गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी। और सबसे बड़ी मंडी मतलब विश्व की बात है, ना ही भारत की बात है, मध्य प्रदेश की बात है। तो सीहोर में गेहूं की क्या है? सबसे बड़ी क्या है बेटा? मंडी है। ये बात अपने को याद रखना है। ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको 3 लेवल बता दिए। पहले लेवल पे कौन है? चाइना है। दूसरे पे हमारा भारत है। दूसरे पे विश्व में देखा जाए तो कौन सा नंबर आता है? भारत का दूसरा नंबर आता है। ठीक है। और पहले नंबर पे राज्य की बात हो तो कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए तो कौन आएगा? पंजाब आएगा। ये बात अपने को याद रखना है। ठीक है। मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो होशंगाबाद, और सरबती गेहूँ पूछ लिया जाए तो फिर क्या आएगा? और सीहोर में गेहूँ की मंडी है। और यहाँ पर एक बात याद रखना, जो सरबती गेहूँ है बेटा, इसे गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन ग्रेन। ये बात याद रखना है। मामा ने खुद अपने मुंह से कहा है कि सरबती गेहूं को अब क्या कहा जाएगा? गोल्डन ग्रेन कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या मैटर है यहाँ से? तो यहाँ से एक बात और स्टार बना के आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा कि एक है पंजाब, एक कौन है बेटा? पंजाब है। याद रखेंगे कौन है? एक तो पंजाब, ठीक, और एक है अपना कौन? मध्य प्रदेश, है ना। ये दोनों क्या है? आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जीआई टैग के लिए। तो इसमें अपने को याद रखना है कि भैया लड़ो मत, हम आपको जीआई टैग दिलवा देंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किन 2 राज्यों के बीच में जीआई टैग को लेकर विवाद है। अब जीआई टैग क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रोटेक्शन समझ में आ गया सब लोगों को? बोलो हाँ। चलो इसके बाद आगे देखते हैं क्या है खास गेहूँ के बारे में। ठीक है।
थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा आपको। टॉपिक काफ़ी अच्छा है और वन लाइन फैक्ट यहाँ से बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको पटवारी परीक्षा में तो काम आएंगे ही आएंगे बेटा, लेकिन दूसरे एग्जाम भी आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ इतना हेवी कंटेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गेहूँ। हम लोग आगे बढ़े और गेहूँ के बारे में हमने बात करी। तो किस प्रकार की फसल है, तो ये है रवि, और रवि को हम क्या बना देंगे, रबी बना देंगे। तो ये है रबी की फसल है बेटा, है ना, काय की फसल है ये, रबी की फसल है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसे और भी और किस नाम से लिख सकते हैं अपन, इससे कह सकते हैं उपोष्ण। ये कैसी है, उपोष्ण, मतलब ये थोड़े से ठंडे प्रदेशों में होती है ना, उपोष्ण फसल है ये, याद रखना। समशीतोष्ण यहाँ पे क्या आ सकता है, उपोष्ण। ठंडे उपोष्ण का मतलब होता है कि थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा गर्म, तो ठंडे प्रदेशों में पैदा हो सकती है और गर्म में भी पैदा हो सकती है। ठीक है, कौन, हाँ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मालवा में, है ना, आप लोग जानते हैं मालवा को, मालवा हमारा मध्य प्रदेश है, वो स्पेशल जाना जाता है किसके लिए, गेहूं के लिए जाना जाता है ना। तो मालवा गेहूं की क्या है, पेटी है, क्या है बेटा, पेटी। अगर पेटी में सुई नहीं पड़े तो यहाँ पे क्या लिख देना, रोटी। अगर रोटी में सुई नहीं पड़े तो यहाँ पे क्या लिख देना, डलिया। तो मालवा को कितने नाम से जाना जाता है, 3 नाम से जाना जाता है, पेटी, रोटी, डलिया। बोलो 2-3 बार, पेटी, रोटी, डलिया। समझ में आ गया, चलो। इस फसल को कितने तापमान की जरूरत पड़ती है, गेहूं की फसल में तापमान पूछा जाए तो तापमान जनरली आप लोगों को याद रखना है 15 से स्टार्ट होना चाहिए, 25 पे खत्म होना चाहिए, है ना। ये तापमान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी याद रख लेना ऐसा कि भैया 50-60 डिग्री का टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो जनरली हम लोग 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहते हैं उतनी ही टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे स्वस्थ मानव शरीर का टेम्परेचर या फिर कमरे का तापमान पूछते हैं ना, तो वो आता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो बस गेहूं का भी वही लगा देना, 15 से 25। ठीक है, चलो। इसके बाद आपसे क्या पूछी जाएगी, वर्षा पूछी जाएगी, कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो बहुत नॉर्मल है, 75 से 100 सेंटी, है ना, सेंटीमीटर, है ना, याद रखना, ये पूछा जाएगा। ठीक है, चलो। तो कितने सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए, तो याद रखेंगे 75 से 100 डिग्री। अच्छा, वर्षा का इसमें मापते हैं, तो यहाँ लिख लेना वर्षा मापी यंत्र। वर्षा मापी यंत्र परीक्षा में पूछा जाता है, उसमें लिखना रेन गेज। उसे क्या कहते हैं, रेन गेज। ये परीक्षा में पूछ सकते हैं, याद रखना, इसे क्या कहते हैं, रेन गेज कहा जाता है। किसे बेटा, वर्षा मापी यंत्र को किस नाम से जाना जाता है, रेन गेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर लिखवाई, रबी की फसल है ना। अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जब बात चल रही है तो कुछ फसलें आपको रबी फसलें याद होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं चना, जैसे हम लोग बात करते हैं गेहूँ, जैसे हम बात करते हैं मटर। समझ में आया। तो गेहूं के खेत के पास में कौन सा खेत मिलेगा, चना का खेत मिलेगा, और चना के खेत के पास में क्या मिलेगा, बटला का खेत मिलेगा। तो ये बटला मतलब क्या हो गया, मटर हो गया, है ना। शहर में वो बटला को क्या कहते हैं, मटर कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। तो ये सब काय की फसल है, रबी की फसल है, और ये जनरली सब ठंड में आती है, गर्मी में कटती है, लेकिन ठंड में इनको बोया जाता है, किनको, रबी की फसल को। समझ में आ गया बेटा। तो इनको हम बोने का समय भी लिखेंगे, काटने का समय भी लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो। अच्छा, आगे हम लोग पॉइंट नोट करेंगे, लिखिए आप लोग इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से लिखिए। यहाँ स्टार बना लीजिए आप लोग और निरंतर मेरे साथ लिखते चलिएगा, है ना। सारे 1 लाइन फैक्ट लिखवा रहा हूँ बेटा, पर ऐसे लिखवा रहा हूँ कि परीक्षा में छप जाएंगे। लिखिए, अगर आपसे सर्वाधिक गेहूं पूछा गया तो सबको पता है कहाँ आएगा, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद। लेकिन होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया है, नर्मदापुरम। बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे बेटा कि क्या बात करूं मैं आपसे बात करता हूं कि प्रति हेक्टेयर पूछ ले, इसमें भी मध्य प्रदेश में भी अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए कि प्रति हेक्टेयर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा चना होता है, तो उसमें क्या लिखेंगे, विदिशा। क्या लिखेंगे अपन, विदिशा। तो दोनों बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भैया। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, चलो। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्नी फसल है,
तो इसको भी यहाँ मेंशन करेंगे, मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्य फसल। ये अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, है ना। और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपसे विश्व में 3 प्रकार की फसल पूछे, विश्व की अगर आपसे क्या पूछे, खाद्यान्य फसल, विश्व की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, तो भी आंख में इसके क्या लगाना है आपको, चावल लगाना है। तो भी का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग गेहूं लगा दो। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्य फसल तो कौन है आपको पता है, गेहूं है ना। लेकिन विश्व की खाद्यान्य फसल क्या है, चावल है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक कृषि किस फसल की होती है, तो बेटा यहाँ लिखना है आपको चावल की होती है। काय की होती है बेटा, चावल की, याद रखेंगे, ठीक है। ये बातें हम लोग चावल की कब पढ़ेंगे, जब हम लोग चावल डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ आया तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ लिखवा रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की खाद्यान्य फसल हो गई, विश्व की सर्वाधिक कृषि वाली हो गई, है ना। अगर आपसे पूछ ले भारत में सर्वाधिक कृषि किस चीज की होती है, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्या बेटा, चावल। मतलब गेहूं का प्रकोप सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, बाकी सब जगह आपको क्या लिखना है, सबसे ज्यादा कृषि पूछे, प्रमुख खाद्यान्य फसल पूछे, आग में क्या लगाना है, चावल लगाना। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, जनरली ये सब किसके लिए जाने जाते हैं, चावल के लिए जाने जाते हैं। इसलिए भारत की प्रमुख खाद्यान्य फसल कौन सी है, चावल है। लेकिन मध्य प्रदेश की क्या है बेटा, गेहूं है। इतनी बात समझ में आ गई क्या। चलो, अब मैंने आपको हरित क्रांति वाला टॉपिक बताया था, बोली हाँ, लेकिन पहले एक बार आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए, गेहूं है, यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा, उत्पादन पूछा जाएगा। विश्व लेवल की बात करें तो अपन चाइना, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, याद रखना है। अगर सरबतीबाद का जिक्र हो तो सात से सरबती, सात से सीहोर। सीहोर में लोग क्या लेकर जाएंगे, गेहूं लेकर जाएंगे, तो गेहूं की मंडी, ठीक है। सरबती को क्या कहा जाता है, गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। पंजाब, मध्य प्रदेश, जीआई टैग, इन दोनों को आपस में लेकर क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। जीआई टैग क्या होता है, इसकी वजह से पहचान बढ़ती है, इसकी वजह से क्या बढ़ती है, पहचान बढ़ती है। फिलहाल इतना आप लोग याद रखें, ठीक है। जीआई टैग मिलने की वजह से जब भी बात होता है किसका, गेहूं का, गेहूं में कौन से बात, किसकी बात होगी, सरबती की। तो अगर अमेरिका में भी सरबती गेहूं की बात होगी तो ये हमेशा याद रखना, दिमाग में फोटो किसका बनेगा, मध्य प्रदेश का। समझ में आया, इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब रबी फसल हो गई, उपोष्ण फसल हो गई, मालवा, गेहूं की पेटी भी बोलते हैं, रोटी भी बोलते हैं, डलिया भी बोलते हैं। तापमान याद रखेंगे सब लोग, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में तापमान है, याद रखना है अपने को। और वर्षा 75 से 100, ठीक है। वर्षा मापी यंत्र का नाम बताइए, तो क्या है, रेन गेज है। ये सारी की सारी बातें अपन का संबंधित कर रहे हैं बेटा, गेहूं से संबंधित कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर आपसे मिट्टी की बात पूछी जाए, है ना, तो इसके लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, उपयुक्त मिट्टी, उसका नाम तो जलोढ़ है ना। लेकिन कहीं कहीं पर जलोढ़ पाई जाती है, कहीं कहीं पर नहीं पाई जाती है। तो फिर अगर ऑप्शन में सर्वाधिक उपयुक्त तो जलोढ़ है, लेकिन जब जलोढ़ नहीं होती है तो हम लोग काम काहे से चलाते हैं, काली मिट्टी से चलाते हैं। काहे से चलाते हैं, काली मिट्टी से। यह बात अपने को याद रखना है, ठीक है। तो जलोढ़ में भी क्या पैदा हो सकता है, गेहूँ पैदा हो सकता है ना, ये ज़्यादा उपयुक्त है। और किसमें हो सकता है, काली मिट्टी में भी क्या पैदा हो सकता है, गेहूँ पैदा हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक टॉपिक बताया था हरित क्रांति का, किसका बताया था, हरित क्रांति। और हरित क्रांति का संबंध कैसे बताया था, कृषि से। कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। हरित क्रांति का हमने कृषि का संबंध बताया था। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ा था, तो गेहूं पे पड़ा था। फिर किस पे पड़ा था, चावल पे पड़ा था। और मैंने आपसे बोला था कि ये 500 गुना उत्पादन बढ़ा था। कितना बढ़ा था बेटा, 500 गुना। और ये मात्र कितना था, 5 गुना। इसके अलावा भी थी फसल, बिल्कुल थी बेटा। इसका नाम क्या था, मैंने आपको बताया था, चावल भी हो गया, इसके बाद बाजरा हो गया, और याद रखना इसमें आपको कौन सा, मक्का, गेहूं वगैरह सब थे। और 2 प्रमुख फसलें, एक का नाम गेहूं, एक का नाम चावल, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरे नोट्स आपको किताब बोर्ड पर बना दिए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलो, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र गेहूं का, तो उसमें लिखना मैक्सिको। सबसे पहले हरित क्रांति किस देश में आई थी, मैक्सिको में आई थी।
और वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर देखा गया था? गेहूं पर देखा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किसका बेटा? गेहूं का। किसका? गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मैक्सिको में है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उन सारी चीज़ों का कॉन्टेक्ट का इससे बेटा हरित क्रांति से है। ठीक है, अब यहाँ इतिहास से अगर प्रश्न को मैं जोड़ूं तो भी बेटा मैं जोड़ सकता हूँ। इतिहास से भी प्रश्नों को कैसे जोड़ा जाता है? देखो, जब हड़प्पा सभ्यता की बात चलती है, किसकी बात चलती है? हड़प्पा सभ्यता की जब बात चलती है बेटा, तो हड़प्पा सभ्यता में भी आपसे प्रमुख फसल पूछ लेते। हड़प्पा सभ्यता में आपसे क्या पूछते हैं? प्रमुख फसल। तो उसमें बेटा आपको लिखना है क्या? तो वहां पर भी आपको गेहूं लिखना है। पहले नंबर पे तो आपको क्या लिखना है? गेहूं। और दूसरे नंबर पे क्या लिखना है? जौ लिखना है। तो गेहूं में कितनी मात्रा? 1 मात्रा। तो ये पहले नंबर पर। और जौ में कितनी मात्रा है? 2 मात्रा। तो ये कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। और यहाँ लिख लो एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न। समझ में आया? और ये प्रश्न आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी थी? तो आपको पहले नंबर पे क्या लिखना है? गेहूं। दूसरे पे क्या लिखना है? जौ लिखना है। ठीक है, चलो अब कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा, वो आपको सर्च करना है। पहला प्रश्न आप लोग लिखिए। आपको याद करना है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है। ये सारी एक ही नाम है, या तो वैज्ञानिक नाम याद कर लो या फिर वनस्पति नाम याद कर लो। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जो आपको देना है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से याद है बेटा, तो ये मान के चलो कि आपको गेहूं बहुत अच्छे से याद हो गया है। ठीक है, चलो इसके बाद विश्व में आपने देख लिया चाइना भारत का। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? रोटी की डलिया या गेहूं के रोटी की डलिया, ऐसा प्रश्न आ जाए, है ना। तो विश्व में, यहाँ लिख देता हूं मैं, विश्व में रोटी की डलिया, रोटी की डलिया, तो यहां लिखेंगे यूक्रेन। एक देश का नाम है जिसे क्या कहा जाता है? गेहूं की रोटी की डलिया है तो भी यूक्रेन, लेकिन ध्यान रखना मेंशन होना चाहिए विश्व। विश्व में गेहूं की रोटी की डलिया, या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो यूक्रेन को कहा जाता है। ठीक है, तो रोटी की डलिया मतलब डलिया है, बहुत बड़ी डलिया है, तो इसको ऐसे खींच के लाएंगे, क्रेन से खींचकर लाएंगे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी बेटा, कि नहीं हुई है? अगर नहीं हुई तो आप लोग याद करने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र पूछे, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय में एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय के साथ गेहूं भी आएगा प्लस मक्का भी आएगा। तो इसमें अपने को लिखना है खमरिया गांव। कौन सा गांव है बेटा? खमरिया गांव है। और ये खमरिया गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जबलपुर में। ठीक है बेटा, और ये हो गया कैसा? अंतर्राष्ट्रीय बेटा, ये है ना। और अगर आपसे क्या पूछ ले? राजकीय, और राजकीय के साथ सिर्फ आपसे क्या पूछेगा? गेहूं पूछेगा। ठीक है, तो आपको सही आंसर क्या लिखना है? तो आपको सही आंसर क्या लिखना? पवार खेड़ा। कौन सा खेड़ा बेटा? पवार खेड़ा। और पवार खेड़ा आता है होशंगाबाद में, और जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक करना है, और अगर आपका सपोर्ट रहा बेटा तो हम लोग एक दिन बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, आपसे विनती है, निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है। और ये क्लास सभी के लिए रहेगी, है ना। और सभी लोग इस क्लास को आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये कोई प्राइवेट क्लास नहीं है बेटा। ठीक है बेटा, चलो तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।